नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। राष्ट्रबोध के ऊपर करीब 10 दिन पहले साइबर अटैक हुआ। सारे वीडियो हटा दिए गए। करीब 1000 से ज़्यादा सच से जुड़े हुए ऐसे वीडियो जो देश के बेईमानों और मक्कारों की पोल खोलने वाले थे। अंतिम वीडियो में हमने जिस तरह से बताया था कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर किस तरह से अर्बन नक्सली हावी हैं, सरजू टेकाम जैसे लोगों की गिरफ्तारी का सीधा संबंध भूपेश बघेल से कैसे जुड़ा हुआ है, उनका भूपेश बघेल से क्या कनेक्शन है। उसके पहले छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिस तरह से घपले घोटाले में उनका नाम आया है, उसकी पोल खोलने का हमने काम किया था। तभी हमें आशंका थी कि हमारे ऊपर या राष्ट्रबोध के ऊपर हमला हो सकता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। आज एक बार फिर इसी जनमंच के माध्यम से मैं आपसे चर्चा कर पा रहा हूं कुछ नई बातों को लेकर। लगातार हम सच के साथ बने रहेंगे, न हम झुकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम डरेंगे। सच के साथ राष्ट्रबोध हमेशा बना रहेगा। मेरे पास ये एफआईआर की कॉपी है। बाकायदा साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत जल्दी कुछ ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिनका सीधा सरोकार देश और समाज के उन दुश्मनों से है जो कि कानून को नहीं मानते और लगातार देश विरोधी कार्यों में लगे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईओडब्ल्यू और एसीबी की लगातार छापेमारी चल रही है। शराब घोटाले से जुड़े हुए कई सफेद पोश पहले ही बेनकाब हो चुके हैं। अब बारी कुछ नेताओं की गिरफ्तारी की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जिन 71 लोगों का नाम है, उनमें बड़ी संख्या में लोग पुरानी सरकार से सीधे ताल्लुकात रखते थे। आरोप लगाए गए कि पुराने मंत्री कवासी लखमा और आबकारी आयुक्त निरंजन दास को हर महीने 50-50 लाख रुपए दिए जाते थे। सरकारी शराब दुकान के काउंटर से अवैध शराब की बिक्री होती थी। होलोग्राम भी नकली बनवा दिए गए थे। तमाम ऐसे घपले घोटालों की जानकारी हम लगातार आपको देते रहे हैं। इसके अलावा महादेव सट्टा ऐप हो या कोल घोटाले में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के माध्यम से किस तरह से सिंडिकेट काम कर रहा था, वो सारी जानकारी पड़ताल के साथ हमने लगातार आप तक पहुंचाई थी। फिलहाल इस घटना को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई कुछ नई बातें करेंगे। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 19 अप्रैल को है। पहले चरण का मतदान होगा। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष या यूं कहा जाए कि सर्वे सर्वा राहुल गांधी का बस्तर आना हुआ और उन्होंने माता दंतेश्वरी का नाम जिस ढंग से लिया, उसे आप ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस के कमजोर कड़ी बन चुके हैं। बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से उन्होंने जो कुछ कहा सबने देखा सुना। उसके पहले राजस्थान के बीकानेर से उन्होंने बता दिया कि किस तरह से देश में खटाखट गरीबी मिट सकती है। इस खटाखट वाले फार्मूले की जानकारी उनके पिताजी के नाना जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी, उनकी दादी इंदिरा गांधी को नहीं थी, उनके पिता राजीव गांधी को नहीं थी और उनके जमाने के प्रधानमंत्री जिन्हें उनकी मां सोनिया गांधी डिक्टेट करती थी, उन्हें भी नहीं थी। अब राहुल गांधी ये जो नया फार्मूला लेकर के आए हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार आपको राहुल गांधी जी की उन खटाखट वाली बातों पर गौर करना चाहिए। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। जिस वक्त राहुल गांधी बस्तर की सभा से गरीबी दूर करने का फार्मूला समझा रहे थे, तभी कांग्रेस के पुराने महासचिव जो हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, चंद्रशेखर शुक्ला ने एक पत्र जारी किया जिसमें बताया कि बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा जो पुराने मंत्री रह चुके हैं, 5 साल तक आबकारी मंत्री रहे, अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला ने याद दिलाया कि किस तरह से झीरम कांड 25 मई 2013 को हुआ था। तब कवासी लखमा की
क्या भूमिका थी, किस तरह से कवासी लखमा नक्सलियों द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए गए। कवासी लखमा के साथ उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल भी साथ में थे। स्थानीय बोली भाषा में चर्चा कवासी लखमा ने नक्सलियों से की और नक्सलियों ने उस समय कोंटा के कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा को जिंदा छोड़ दिया। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कवासी लखमा की क्या भूमिका थी। उन्हीं की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जिस श्री कवासी लखमा को पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा कांग्रेस झीरम घाटी नरसंहार का संदिग्ध मानता है, जिसे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी 2013 में संदिग्ध ठहराया था, को आप क्या क्लीन चिट देकर लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है? क्या आप झीरम के शहीदों को आप शहीद नहीं मानते, या सिर्फ शहीद वही है जो आपके परिवार से हैं? आपने इनको न्याय दिलाने के लिए संसद में कितनी बार मांग या प्रयास किया? तीसरा प्रश्न खड़ा किया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन सबूतों को जेब में डालकर रखे हुए हैं, वह सबूत कब बाहर आएंगे? अब तो आपकी सरकार भी चली गई, माननीय भूपेश बघेल जी किसे बचाना चाहते हैं? दरअसल चंद्रशेखर शुक्ला जिन गंभीर प्रश्नों को खड़ा कर रहे थे, उसे हमने भी पहले भी उठाया है। 25 मई 2013 को जब झीरम कांड हुआ तो कवासी लखमा को अचानक जंगल के अंदर कोई बाइक मिल गई और वो सुरक्षित होने के बावजूद अस्पताल में अज्ञात कारणों से एडमिट हो गए और वहां उस वक्त डॉक्टर चरणदास महंत पहुंच गए और उन्होंने जो बातें कही किसी ने वहां रिकॉर्ड कर ली। गुस्से में नजर आ रहे चरणदास महंत ने कवासी लखमा के ऊपर हाथ उठा दिया और क्या बातें की, चंद सेकंड में एक बार फिर से आप गौर कीजिए। मैं तो नहीं कौन गया बोले गया पता नहीं था कितने पत्ता लगने से कैसा ले जाता था। किसी से बात नहीं करो, सिर्फ वो एजेंसी से जांच करने आएगी, उसी से बात करो, कोई पत्रकार से बात नहीं करो, अपने लोग बात करो, पत्रकारों से बात करो। इससे पत्रकारों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाए। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है हमारे कांग्रेस वो मिले, उनका प्लीज। छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 महीनों में करीब 20,000 कांग्रेस से जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के अपने जमीनी कार्यकर्ता असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कल तक जिन कांग्रेसी नेताओं से उनका आमना सामना होता था, जिनके विरुद्ध वो आवाज उठाते थे, आज वो उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुछ ऐसे ही कारणों से आम लोग राजनीति से जुड़ने से कहीं ना कहीं घबराते हैं या असहज महसूस करते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में और इसके पहले भी चुनाव में जीत परम लक्ष्य होता है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाता है। हर हालत में सत्ता पाने के लिए राजनीतिक दल जतन करते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात पूरे देश भर में निर्मित हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के ऊपर आने वाले समय में अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। ये बात मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पहली बार सबसे कम सीटों में चुनाव लड़ने जा रही है। कारण ढेर सारे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर लड़ने जा रही है, उसमें ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन चर्चा ज्यादा हो रही है समान नागरिक संहिता की, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव लड़ते रही है। धारा 370 और अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की घोषणा पर अमल करने के बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा ही अभी तक लंबित है। इसे भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है, वो सार में यदि हम समझें तो स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता नजर आ रहा है। 2014 में जहां बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ बीजेपी आगे बढ़ी थी। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में मोदी की गारंटी के साथ चलने का निश्चय किया है, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के अलावा मुफ्त राशन, पानी और गैस देने जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। और साथ में यूनिफॉर्म सिविल
सिविल कोड लाने की घोषणा भी शामिल की है। इसके अलावा भारत के सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा देने पर जोर देने के अलावा कई वंदे भारत ट्रेन चलाने जैसी ढेर सारी योजनाओं की लंबी लिस्ट है, जिसे आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। यह मुफ्त राशन पानी और गैस देने की भी घोषणा को शामिल किया गया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने तो खटाखट गरीबी दूर करने के लिए महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की घोषणा की है। इस खटाखट गरीबी दूर करने वाली योजना के बारे में राष्ट्रबोध ने ग्राउंड में जाकर पड़ताल की, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी वंदन के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की घोषणा कर रही थी और उसके फॉर्म बंटवाए जा रहे थे, यहाँ तक फॉर्म को अखबारों में भी छपवा दिया गया था। कुल मिलाकर वैसा ही कांग्रेस अब कर रही है, वो भी फॉर्म बांट रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि हम किस तरह से इस योजना को लागू करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और देश की तमाम जनता यह प्रश्न उठा रही है कि ये घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसका पालन कैसे किया जाएगा। इस बारे में कांग्रेस के अर्थशास्त्री रणनीतिकार कोई उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान जब उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौपाल लगाया करते थे तो बाकायदा रिहर्सल करवा कर महिलाओं से प्रश्न करवाए जाते थे। ये तैयारी वाला एक प्रश्न काफी चर्चित हुआ था। मई 2023 में प्रमिला वर्मा नाम की एक महिला से भाटापारा की चौपाल में प्रश्न पूछवाने के लिए तैयारी की गई थी। तब हालात कैसे थे जब भूपेश बघेल ये समझा रहे थे कि मट्टी तेल से खाना बनाना अच्छा है, गैस सिलेंडर वाला खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो महंगा मिलता है। कतका रुपया देता सांबर और नमक शक्कर 17 रुपया, माटी तेल 85 रुपया लीटर। लेथस माटी तेल नहीं लेवन देता वाला। जय जोहार काका। जय जोहार। मैं चढ़ाना बोला था प्रमिला वर्मा। अच्छा। बने बने काम देवा था काका। हाँ। अच्छा तो राशन कार्ड बन गयो? हाँ बने हैं। के जना सदस्य घर में? 5 जन। और कतक चावल मिला थे? 35 किलो। पैसा कतका देता? नहीं देवा, निःशुल्क है। निःशुल्क। नमक? वो निःशुल्क है। और शक्कर? 17 रुपया। 17। माटी तेल? 95 रुपया। सस्ता है? महंगा है काका। सिटी वाला बार दिल्ली बाप हो? हाँ ये पैसे लेना नहीं हो? हवा वो महंगा है 1200। ये सस्ता है। महंगा है भाई। इस समय भूपेश बघेल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 4 मार्च 2024 को उनके विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। महादेव सट्टा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसे लेकर जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, जिस तरह के प्रमाण अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं, उसके बाद कार्रवाई जब आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। न केवल महादेव सट्टा बल्कि कोयला और शराब जैसे मामलों के तार भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल और उनके करीबियों से जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़ी खबरों को हमने लगातार दिखाया और हमारे ऊपर परोक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश की गई। जब दबाव काम नहीं आया तो हमारा राष्ट्रबोध चैनल हैक कर लिया गया। जिस तरह का साइबर हमला किया गया है उसमें जुड़े लोग जल्द ही बेनकाब होंगे। सब कुछ आपके सामने होगा। हम लगातार सच के साथ बने रहेंगे, अडिग रहेंगे। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। लगातार खबरों और जानकारी का सिलसिला आपके साथ बना रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।